देखो बेटा, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए तो थे। अच्छा, ये वाले होंगे ना, यस सर। नॉर्मेलिटी बेस्ड थे ये। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन मैंने नॉर्मेलिटी के दे दिए थे। ये क्वेश्चन बिल्कुल स्कूल लेवल के हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें किसी में डाउट हो तो बताइए, डिस्कस कर दें। सर एक बार 13 साल बता दीजिए। 13 वाला। आंसर ये ओ, 15 वाला सर। सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया था 15 वाला। देखो अच्छा क्वेश्चन, हाँ अभी बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे फर्स्ट ये जो 13 वाला क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला है 10 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन हैविंग 5.3 ग्राम पर ml, हैविंग ग्राम पर 5.3 ग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ 0.05 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आपको सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास पूछा हुआ है। तो ये शायद हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर जब भी कोई एसिड बेस को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर रहा हो, एसिड बेस टाइट्रेशन हो और एसिड बेस को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर रहा हो, ये जो ट्रिपल साइन, ट्रिपल इक्वल का इसमें जो साइन बना रहा हूँ ना, ये एक्चुअली कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का ही साइन होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में जब भी दो सब्सटेंस, एक एसिड एक बेस, दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करते हैं तो इस तरह से साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगता है टाइट्रेशन में। जब भी एसिड बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइज करते हैं वहां पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगता है। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि इन दोनों के इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि ये इक्विवेलेंट होता क्या है। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट निकालने के, देखो इक्विवेलेंट को वो टाइट्रेट कर रहा है नाइट्रिक एसिड को, है ना। तो नाइट्रिक एसिड की तो नॉर्मेलिटी भी दी है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो इसके इक्विवेलेंट तो हम लोग लिख देंगे N/V से। ठीक है, लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट है उसका उसने जो कंसंट्रेशन दिया है, ये बड़ा इसने चालाकी से दिया है। देखो इसको बस, ये पहली लाइन बस समझने वाली है। उसने बोला है कि सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है 5.3 ग्राम पर लीटर है ना, और उसका 10 ml लिया हुआ है वॉल्यूम केवल। अपॉन बेस। हाँ, तो इसको बस यहाँ से आप एक सेकंड इसको समझ लीजिए कि यहाँ से इसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका कितना मास दिया है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट का एक आपने सॉल्यूशन तैयार किया है जिसका कंसंट्रेशन है 0.5 ग्राम पर लीटर, और इसका आपने 10 ml लिया हुआ है केवल। इसका 10 ml आपने सैंपल निकाला है, उसको टाइट्रेट कर दिया है आपने नाइट्रिक एसिड के साथ। उसको आपने टाइट्रेट कर दिया है, नाइट्रिक एसिड की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम ये दोनों चीजें आपको दी हुई है। ठीक है, तो देखो टाइट्रेशन तो यहाँ पे हो रहा है ना, इसका जो 10 ml का आपने सॉल्यूशन निकाला है ना, टाइट्रेट तो ये कर रहा है नाइट्रिक एसिड को, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो 10 ml का आपने सॉल्यूशन निकाला है सोडियम कार्बोनेट का, इसमें इसका कितना मास आ रहा है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है शुरुआत में स्टार्टिंग में, वो है 0.5 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं तो इसमें सोडियम डेंसिटी कार्बोनेट का मास कितना प्रेजेंट है होगा, 0.5। 0.5 ग्राम। ठीक है, अच्छा 1 लीटर मतलब ml में कितना हो गया, 1000 ml, है ना।
इसका मतलब मैं अगर लिख दूं कि 1000 ml सॉल्यूशन आल्सो कंटेन्स 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन हमें तो 10 ml में चाहिए ना कि कितने सोडियम कार्बोनेट है, क्योंकि टाइट्रेट तो 10 ही ml कर रहा है केवल। तो 10 ml में कितना है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, है ना। ये आपका कितना आ रहा है बताओ भाई, ये आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻⁻², कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, तो ये यस आपने, सर। है ना, ये आपने सोडियम कार्बोनेट का मास कैलकुलेट कर लिया। जो आपने उसका छोटा सा सैंपल निकाला है, और वही सैंपल जो है, उसका जो स्मॉल सैंपल है वही टाइट्रेट कर रहा है। अब लगा दो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दिया। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट ऑफ 10 ml sodium carbonate solution is equal to equivalent of nitric acid solution। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट का आपको मास पता है। ठीक है, तो इसके मास वाले फॉर्मूले से आप निकाल लो इसका इक्विवेलेंट। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, W/E वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो W इसका मास हो गया, और E इसका इक्विवेलेंट मास हो गया सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, और इधर आपको नॉर्मेलिटी दी हुई थी, नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम दिया हुआ था। तो यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला ओपन कर दो, N/V वाला। ठीक है, अब देखो सोडियम कार्बोनेट का मास आपको पता ही चल गया 0.5 10⁻²। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास पूछा है ना क्वेश्चन में। हाँ, इक्विवेलेंट मास आपसे पूछ रहा है। सर तो डेंसिटी 5.3 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी का मैंने यूज कर लिया बेटा। नहीं सर, आपने 0.5 लेके करा है। 0.5 ग्राम पर लीटर ही तो लेके किया है। नहीं सर, कुछ और था। सर 5.3 ग्राम पर लीटर सर क्वेश्चन में शायद। सर डेंसिटी 5.3 है। यस सर, वैल्यू कुछ 5.3। अलग है, यस सर, 5.3। 5.3 है। अच्छा अच्छा, तो 0.5 की जगह फिर 5.3 कर दो, है ना। 0.3, 0.3 नहीं है वो, 5.3 है। तो ठीक है, वो डेटा चेंज कर लो उसके। सर हाँ बोलो बोलो। सर ये क्वेश्चन वर्कशीट में था। नहीं, मैंने अलग से दिया था नॉर्मलिटी अच्छा के प्रैक्टिस के लिए। अच्छा अच्छा। नहीं, वर्कशीट में नहीं था ये। हाँ सर, ये मिला नहीं था। वर्कशीट में नहीं था। तो यहाँ पे मास इसका आप रख दीजिएगा इतना 5.3 10⁻²। और नॉर्मलिटी कितना है देख लीजिए, 0.05, वॉल्यूम 20 ml है। तो नॉर्मलिटी 0.05, वॉल्यूम 20 ml है। लेकिन बेटा रखना हम लोग को लीटर में है, तो 20 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 1000। 1000। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, इससे इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सर ये सब आपने 50। टेलीग्राम पे पोस्ट किया था? हाँ, टेलीग्राम में ही मैंने सब पोस्ट किया है। है ना, इस समय उसमें वैसे भी नहीं पोस्ट हो पा रहा है गूगल क्लास में। इससे निकालोगे 53 आना चाहिए, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का मुझे याद है 53 होता है इक्विवेलेंट मास। तो कैलकुलेट करने पे उतना ही आना चाहिए। बाकी आप सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है। यस सर। तो देखो नॉर्मेलिटी के जो क्वेश्चन अभी मान लो आपके स्कूल लेवल में आएंगे, तो उसमें बस मेन यही है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, सर
आपको ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, वो इसी फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी पे बेस्ड है। सर 20 ml का कहाँ से आया? 10 ml हम लोग ले रहे थे ना सोल्यूशन। 20 ml दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो नाइट्रिक एसिड देखो 20 ml यस सर। है ना। तो 20 ml है, लेकिन इक्विवेलेंट में वॉल्यूम लीटर में लेना होता है, इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो बाकी दोनों भी करिएगा ट्राई, अब हो जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा कुछ ज्यादा टफ नहीं है कुछ भी। बस वही कि आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पता होना चाहिए। सर वो कोई क्वेश्चन इस तरह से किया नहीं था ना, तो इस वजह से नहीं हो रहा था। हाँ, ये है कि अपनी सीट में क्वेश्चन नहीं है, ये जो नॉर्मलिटी वाले क्वेश्चन है ना, ये हम लोग 12th में पढ़ाते हैं, इसलिए वो 11th में वाली सीट में नहीं मिलेगा आपको मोल कॉन्सेप्ट। तो आप लोग अपनी स्कूल बुक से ही बस नॉर्मलिटी वाले क्वेश्चन जो आपके स्कूल बुक में है ना, वही वाले कर लो आप लोग। बाकी और अभी करने की जरूरत नहीं है। बाकी सीट में बाकी सारे क्वेश्चन तो दिए ही हुए हैं। ठीक है, चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, आज हम लोग जो स्टार्ट करने आ रहे हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट है ना। वैसे अगर आप अपनी स्कूल एनसीईआरटी ओपन करेंगे या स्कूल बुक देखेंगे, तो ये इसमें चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन करके डिफरेंट चैप्टर ही है बिल्कुल, है ना। ये चैप्टर है लेकिन छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर यस नहीं सर। है। हम लोग रेजोनेंस में इसको मोल कॉन्सेप्ट के साथ में ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो एनसीईआरटी में एक ये अलग से चैप्टर है पूरा, है ना, लेकिन छोटा चैप्टर है, तो इसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के साथ ही कवर कर लेते हैं। तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहले तो बेसिक पता होना चाहिए। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन में पहले तो रिडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है, इनकी बेसिक हम डिफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए। तो देखो, रिडॉक्स वर्ड जो है, अगर इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर इसका हम लोग सिंपल संधि विच्छेद कर दें, इसको हम लोग और लिखते हैं रेड प्लस ऑक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। है ना। हाँ, तो रिडॉक्स जो वर्ड है, यही दो वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मींस रिडक्शन, ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसके नाम में काम छुपा हुआ है, देखो। तो रिडॉक्स रिएक्शंस बोलती हैं ऐसी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जिसमें किसी एक एलिमेंट का अगर रिडक्शन हो रहा होता है, तो किसी दूसरी एलिमेंट का आप देखेंगे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। मतलब दोज रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously are called redox reaction। तो redox reaction की definition सिंपल है, आपको सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो। redox reactions are those redox reaction are those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously। ठीक है, तो ऐसी सभी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता रहता है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए, तो हम लोग ना जाने कितनी रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बस हम लोग को ये नहीं पता है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या मतलब, जैसे देखो, एक बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन, ये बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा दी जाती है। H2 + O2 से क्या बनता है, H2O बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट करा दें हम लोग, है ना, थोड़ा स्पार्किंग वगैरह करानी पड़ेगी, है ना, टेम्परेचर हाई लेना होगा,
तो वाटर का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बेटा ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है ना। इस ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग कुछ बेसिक डिफिनेशंस है उनके बेसिस पे, है ना। और अभी हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। रिडॉक्स रिएक्शन को पहचानना ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में बहुत आसान होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे कि जैसे हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में है। और ऑक्सीजन का भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर है कि ये भी एलिमेंटल स्टेट में है। कोई भी एलिमेंट जब एलिमेंटल स्टेट में होता है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। एलिमेंटल स्टेट मतलब कि जिस समय वो अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ उसी के साथ कंबाइन रिएक्ट होके बना रहा है मॉलिक्यूल, है ना, तो वो उसकी एलिमेंटल स्टेट है। H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है ना। तो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर सेम एटम आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो उसकी एलिमेंटल स्टेट होती है ना। लेकिन H2O कंबाइंड स्टेट में, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, अभी हम लोग ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 आएगी और ऑक्सीजन की -1 आएगी। कैसे आएगी ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है ना। देखिए 0 से क्या हो रही है, +1 हो रही है। +1। और वो अभी हम लोग एक डिफिनेशन पढ़ेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है या इंक्रीज होती है, तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। है ना। तो यहाँ पे बेटा जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर ऑक्सीजन एलिमेंट को हम लोग देखें, तो ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, सॉरी। तो 0 से -2 मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। रिडक्शन। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। और जब भी किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है, तो वो रिड्यूस होता है, या बोलते हैं उसका रिडक्शन हो रहा होता है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना। और किस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑक्सीजन के लिए देखा जाए तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल इस पूरी रिएक्शन में देखा जाए तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साथ ही साथ। ये दोनों प्रोसेस एक ही साथ होते हैं हमेशा। तो ओवरऑल ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन एक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप देखोगे, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल केमिस्ट्री में भरे हुए हैं, है ना। आप हर तीसरी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। जैसे आप C+O2 से CO2 लिख दो, बिल्कुल बेसिक बेसिक रिएक्शन में बात कर रहा हूँ, है ना। वैसे तो बहुत टिपिकल टिपिकल रिएक्शंस भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत में अगर बेसिक से ही कर रहा हूँ तो आप समझ पा रहे होंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन कितनी कॉमन है। कि यहाँ कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है इस रिएक्शन में, और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, सर ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। सर हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो। सर सर ऐसे तो फिर हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगा जिसमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगी, सर दोनों तो साथ ही में होंगे ही होंगे। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन नेचर में आपको देखने को नहीं मिलेगी जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन हो ही ना रहा हो। ऐसा नहीं होगा, है ना। मतलब ओनली ऑक्सीडेशन या ओनली रिडक्शन हो वाली रिएक्शंस नेचर में अकर ही नहीं होती है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन जरूर हो रहा होगा उसी रिएक्शन में। मतलब ये दोनों प्रोसेस हमेशा साइमल्टेनियसली ही अकर होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी ना किसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा होगा।
तो अब इसमें बात ये आती है कि सर आपने तो ये बता दिया कि सर हाइड्रोजन की +1 है, ऑक्सीजन की -2 है ना। जैसे इस कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन की -2 है। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम लोग कैसे जानेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। ठीक है, तो इसको निकालने के कुछ मेथड्स बताए गए हैं ऑक्सीडेशन नंबर सर को कहीं कैलकुलेट ये करने के। वैलेंसी तो नहीं है? नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा वैलेंसी नहीं होती है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अभी हम लोग जब अब हम लोग पढ़ेंगे तो एक पॉइंट ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, है ना। लेकिन पहले हम लोग उसको कैलकुलेट करने के रूल पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग खुद ही आदि मतलब कि उसमें 3 3 पॉइंट 4 पॉइंट होते हैं, तो आप लोग खुद ही बता दोगे कि सर क्या क्या डिफरेंस होता है ना, जब आप समझ जाओगे पूरी तरह से। तो ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी हमेशा नहीं होता है, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी सेम होता है कुछ एलिमेंट के लिए, है ना। वो सभी के लिए कहना गलत हो जाएगा। मैक्सिमम केस में ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज होती है और वैलेंसी अलग चीज होती है, तो ठीक है। 10th में तो याद अभी किया था ये उसके सब, और जो ये ऑक्सीडेशन नंबर है सर, ये याद किया था 10th में, अच्छा क्वेश्चन अच्छा, था। हाँ नहीं तो अब हम लोग को याद नहीं करना है, अब हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। है ना, तो उसमें याद करने वाला कुछ ऐसा है भी नहीं कि बहुत ज्यादा याद करेंगे, ठीक है। तो पहले तो जल्दी से लिख लीजिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। सिंपल सी डिफिनेशन है, लिख लीजिए ऑक्सीडेशन के बारे में। लिख लीजिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर of an element ऑब्लिक आयन ऑब्लिक कोई कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंड मॉलिक्यूल लिख लो यहाँ से। इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये मॉडर्न डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में दी गई है, और ये डेफिनेशन बोलती है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ हाँ, बोलो बेटा क्या। सर मॉलिक्यूल का भी reduce in ऑक्सीडेशन नंबर होता हाँ क्या करो, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नहीं, मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट का ही हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, है ना। सर रिड्यूस इन हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडेशन होता है। वो ओल्ड डेफिनेशन है। ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, ये मॉडर्न डेफिनेशन। इसमें दो तरह की डेफिनेशन दी गई है। ओल्ड डेफिनेशन में भी कुछ बातें हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन ओल्ड डेफिनेशन हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है ना। इसलिए हम लोग जो क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो मॉडर्न डेफिनेशन ही यूज करेंगे, ठीक है ना। वो भी पढ़ेंगे, लेकिन वही बात है ना कि वो डेफिनेशन बहुत लिमिटेड है, वो कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स में ही एप्लीकेबल होती है ना। जैसे आपने बोला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो वो डेफिनेशन हर जगह नहीं एप्लीकेबल है, इसलिए उसको मत ही याद करो आप लोग सीधे ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके निकालो। और ये डेफिनेशन कभी फेल नहीं होती है, ये हर जगह वैलिड है, ठीक है। हाँ, अब इसमें उल्ट इसी का रिवर्स लिख लीजिए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ही। हाँ, रिडक्शन जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है। तो उसमें बोल रहे थे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें बोल दिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और बाकी उसमें कोई फर्क नहीं, बाकी तो पूरा वही है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट हो सकता है,
या कोई पर्टिकुलर आयन भी हो सकता है, या आपको पूरा पूरा मॉलिक्यूल दिया जा सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट ही होगा जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, है ना, इज नोन एज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू अगर कम हो रही है तो बोलेंगे कि उस एलिमेंट का रिडक्शन होता है, हो रहा है ना। अब इसमें आते हैं, बोलो भाई इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो इतने पॉइंट में कहीं भी। सर एग्जांपल एक्सप्लेन करिए सर, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ ऊपर एग्जाम्पल अभी मैंने दिया ही, कहा है ऊपर ये ऊपर ऊपर वाला। सर, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एग्जाम्पल बस यही बता रहा है कि जैसे ये रिएक्शन है, H2O2 मिलकर वाटर बन रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से इंक्रीज होके +1 में कन्वर्ट हो जाता है ना, 0 से +1 में जा रहा है ये। तो अगर यस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, है ना। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यस तो वही डिफिनेशन मैंने लिखा ही है यहाँ पे, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज होने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और डिक्रीज होने को रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ये भी समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर की डिफिनेशन क्या होती है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर किसे बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन किया गया है, तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया जैसे कोई एलिमेंट आपने लिया, ठीक है, और अभी ये जो एलिमेंट है ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, ठीक है, अभी ये एलिमेंट क्या है, अपनी एलिमेंटल स्टेट में है। और बोलते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट अच्छा ये एलिमेंटल स्टेट समझ पा रहे हो, एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या होता है, नहीं सर। सर जैसे जब वो नहीं खुद रहता से नो हो, सर, कंबाइन करता है। अनकम्बाइंड और नॉन रिएक्टिव। सर जब इसका हाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। हाँ, ये सारी बातें सही है जो आप लोग बोल रहे हैं, अलग अलग बातें सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सभी सभी चीजें सही है। कोई भी एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में जब होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है ना, ये बात भी सही है। और एलिमेंट नेचर में आप इसको ऐसे समझो तो जल्दी समझ में आएगा, एलिमेंट नेचर में जिस भी फॉर्म में पाया जाता है ना, फ्री फॉर्म में, वही उसकी एलिमेंटल स्टेट होती है। जैसे मैं पूछूं कि ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 O2 फॉर्म में और ओजोन फॉर्म में भी पाया जाता है। तो Yes, sir. ये ऑक्सीजन की दोनों क्या है, एक तरह से एलिमेंटल स्टेट हो गई, O2 भी एलिमेंटल स्टेट और ओजोन भी है ना। अब अच्छा एक इसको ऐसे ही समझ सकते हो, एलिमेंटल स्टेट में जो भी एटम होते हैं वो अपने ही जैसे एटम के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं। जैसे O2 में ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, ओजोन में ऑक्सीजन तीनों ऑक्सीजन ही आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये एक तरह से होमो मॉलिक्यूल फॉर्म में भी होते हैं। अगर एलिमेंट जब भी होमो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो तो बट ऑब्वियस है कि वो एलिमेंटल स्टेट में ही होगा वहां पे, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन N2 फॉर्म में मिलता है एलिमेंटल फॉर्म में, हेलोजन में क्लोरीन डाइटोमिक फॉर्म में मिलता है Cl2F2, फास्फोरस P4 के फॉर्म में मिलता है व्हाइट फास्फोरस के फॉर्म में, सल्फर रोम्बिक के फॉर्म में मिलता है ना। जैसे कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी मिलता है, डायमंड डायमंड का फॉर्मूला CN भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब ग्रेफाइट फॉर्म में मिलता है, अपने फुलरीन अपने फॉर्म में भी मिलता है।
तो ये सभी एलिमेंटल स्टेट हो गई इनकी, है मतलब ना। कि सर जब वो अपने अपने से जैसे एलिमेंट से जब वो कंबाइन होगा तब फिर सर उसको हम लोग एलिमेंट स्टेट कहते हैं। यस बिल्कुल सही है ना। एलिमेंट अगर अपने अपने जैसे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, सेम होमो एटम को साथ कंबाइन हो रहा है, तब तक वो एलिमेंटल स्टेट है। लेकिन अगर ये किसी से रिएक्ट कर गया, किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर गया और उसने कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया या कोई हेट्रोमॉलिक्यूल का, क्योंकि देखो कंपाउंड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हेट्रोमॉलिक्यूल ही होते हैं। कंपाउंड जो होते हैं ना, केमिस्ट्री में कंपाउंड हेट्रोमॉलिक्यूल को ही बोलते हैं। तो अगर वो एलिमेंट किसी से रिएक्ट कर गया, मान लो किसी स्पेसीज से रिएक्ट कर गया, वो स्पेसीज कोई भी हो सकती है ना, और उसके साथ वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया, तो कंपाउंड जो बनता है वो एलिमेंटल स्टेट में नहीं होता है, वो कंबाइंड स्टेट में आ जाएगा। अब वो एलिमेंट किस फॉर्म में आ गया, कंबाइंड स्टेट में आ गया, कंबाइंड स्टेट। ठीक है। अच्छा तो कार्बन मॉलिक्यूल वो C2 में भी एक एग्जिस्ट नहीं एलिमेंट करता है? स्टेट है। कार्बन C2 के फॉर्म में नहीं करता है। सर सी के फॉर्म में करता है। हाँ सी के फॉर्म में करता जरूर है, लेकिन या तो उसको फिर हमें कोक बोलना पड़ेगा। जैसे कार्बन को हम लोग सी के फॉर्म में भी लिखते हैं रिएक्शंस में, लेकिन फिर हमें उसको कार्बन की फाइनली डिवाइडेड फॉर्म माननी पड़ती है, उसको हम लोग कोक बोलते हैं, है ना। कोक मतलब वो ठंडा, मतलब कोका कोला नहीं सर व्हाइट हॉट कोक होता है वो, है ना। वो फाइनली, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हाँ वो फाइनली डिवाइडेड कार्बन को कोक बोलते हैं ना, इंडस्ट्रियल स्केल में यूज करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग डिफिनेशन थोड़ा समझने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या है कि जब भी कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ये और कंबाइंड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उस एलिमेंट पे कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो जाता है, इस पे कोई ना कुछ उस वो जो भी एलिमेंट है उस पे एक चार्ज अपीयर होता है, एक चार्ज डेवलप हो जाता है और एक चार्ज एराइज होता है। वो चार्ज उस पे पॉजिटिव भी हो सकता है ना, वो चार्ज बेटा उस पे निगेटिव भी हो सकता है, कई बार वो चार्ज फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो जब भी कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट से कंबाइंड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस में है ना उस पे कोई ना कोई चार्ज डेवलप होता है, और जो भी चार्ज उसके सरफेस पे उसके ऊपर जो एराइज होता है, वही चार्ज उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बोली जाती है ना। थ्योरी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन भी लिख लीजिए, डेफिनेशन क्या है इसकी। ऑक्सीडेशन नंबर इज एन इमेजिनरी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर इज एन इमेजिनरी और एक्चुअल चार्ज। ठीक है। कुछ केस में ये इमेजिनरी चार्ज भी बोला जाता है, कुछ केस में एक्चुअल चार्ज भी बोला जाता है। प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट, present on an element when it is converted from its free elemental state to combined state। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक डिफिनेशन है बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर की बुकिश डिफिनेशन है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिफाइन होता है, जब भी कोई एलिमेंट अपनी फ्री एलिमेंटल स्टेट से कंबाइंड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उस पे जो भी चार्ज अपीयर होता है वो चार्ज ही उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है। सर ऑक्सीडेशन नंबर इमेजिनरी चार्ज भी होता है। हाँ ऑक्सीडेशन नंबर
इमेजिनरी चार्ज भी होता है, एक्चुअल भी होता है। हाँ, इसका भी मतलब अभी क्लियर करेंगे कि कब वो इमेजिनरी कंसीडर किया जाता है, कब वो एक्चुअल किया जाता है, इसको भी मैं बताऊंगा। तो पहले इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखो, जैसे कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो भी लिख देता हूँ मैं। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, में भी पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव, ठीक है। और जैसे एलिमेंटल स्टेट में जीरो होता है, तो ये भी लिखना पड़ेगा कि जीरो भी हो सकता है एलिमेंटल स्टेट में। और समटाइम्स फ्रैक्शनल, कुछ केसेस में आपको देखने मिलेगा ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी होता है। अब देखो, यहीं से एक पॉइंट आपको डिफरेंशिएट करने को मिल जाएगा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में, क्योंकि जो वैलेंसी हमेशा होल नंबर में होती है ना। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की निगेटिव नहीं होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव हो सकता है, ठीक है। वैलेंसी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती बेटा कभी। वैलेंसी किसी एलिमेंट की 1 होगी, 2 होगी, है ना, लेकिन 1/2 तो नहीं होगी ना। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है। तो एक तो डिफरेंशिएट आप इसी पॉइंट के बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है ना। और अच्छा, ये इमेजिनरी चार्ज कब होता है और एक्चुअल चार्ज कब होता है, तो ये कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है ना। कैसे, जैसे अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, फॉर एन आयनिक कंपाउंड, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो उसके एक्चुअल चार्ज के बराबर होता है। वो उसके आयंस पे जो एक्चुअल चार्ज होता है ना, उसी के बराबर होता है। एक्चुअल चार्ज ऑन देयर आयन, ठीक है। आयनिक कंपाउंड आप लोगों को थोड़ा पता भी होगा, आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायंस। आयनिक कंपाउंड यस सर। कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो आयनिक आयनिक कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो उनके आयंस पे जो एक्चुअल चार्ज है ना, उन्हीं के बराबर होती है। जैसे कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे NaCl, ठीक है। ऐसे आपको मैं बोला NaCl, और मैंने बोला कि NaCl में Na पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, बताओ। Cl पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। तो देखो, NaCl आयनिक कंपाउंड है, इसको आप क्या करो, आयनाइज कर दो। इसमें कटायन अलग लिख दो, एनायन अलग लिख दो। अब देखो, इसके कटायन पे बताइए नेट कितना चार्ज डेवलप हो रहा है आफ्टर आयनाइजेशन। +1। प्लस प्लस वन। वन। +1। बस यही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सोडियम एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सोडियम एटम, तो वो आप बोल दीजिएगा +1, ठीक है। आयन पे जो चार्ज होता है, आयन पे जो चार्ज होता है, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। और ये चार्ज इसका एक्चुअल चार्ज है, ये इसका चार्ज एक्चुअल है। ऐसे ही क्लोराइड आयन पे आपसे पूछा जाएगी, बताओ क्लोराइड आयन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन एटम में, -1। तो वो -1। माइनस। हाँ बिल्कुल सही। तो आयनिक कंपाउंड, अच्छा ये एग्जैक्टली इनके चार्ज के ही बराबर हो गई, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड था। NaCl कैसा कंपाउंड था, आयनिक नेचर का था, आयनिक कंपाउंड था। तो आयनिक कंपाउंड में तो बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर उनके एक्चुअल चार्ज के ही बराबर होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड है, अगर कोई बेटा क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो कोवलेंट कंपाउंड में जो चार्ज होता है ना, वो ऑक्सीडेशन नंबर इमेजिनरी चार्ज के बराबर होती है ना। तो फॉर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो इमेजिनरी चार्ज के बराबर होती है।
ठीक है। है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे बोला जाए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये इसमें जो बॉन्ड बन रहे होंगे सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, इसमें कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से बनते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हो कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। Yes. है ना? तो ये कंपाउंड में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सल्फर पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, तो वैसे हम लोग अभी निकालना सीखेंगे। एक तरीका एक्स वाला मेथड होता है। सल्फर पे ऑक्सीडेशन जब हम लोग निकालते हैं तो 6 आती है, +6 आती है। ठीक है ना? तो ये जो +6 आ रही है ये इस पे इमेजिनरी चार्ज है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि बेटा ये आयनाइज होके, ऐसा नहीं कि ये आयनाइज होके सल्फर 6 आयन, ये ऐसा कोई आयन नहीं देने वाला है। ठीक है, कि अगर इसको मैं वाटर में डिजोल्व कर दूं और ये आयनाइज होके सल्फर 6+ आयन दे देगा, तो है ना, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा ये आयन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सल्फर पे 6+ का एक्चुअल चार्ज कभी आता ही नहीं। S6+ टाइप इसका का मतलब ये है कि H2SO4 एलिमेंट्री स्टेट में है अभी। नहीं, H2SO4 तो कंबाइंड स्टेट में है ना, एलिमेंट्री थोड़ी ना है, अलग सर अलग मतलब एटम अगर हम बॉन्ड इसको है। वाटर में डालेंगे तो तो सर सर इसका तो एलिमेंट्री जीरो होता आएगा, तो लेकिन जीरो। सर ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 आ रहा है इसका, क्या जीरो आ तभी रहा तो वो 6 होगा सर, क्योंकि O का सर -2 होता है, और सर अगर इंटू 4 कर देंगे तो सर -8 हो जाएगा, है? हाँ, और H का ये 1 है तो 1 इंटू 2 कर देंगे 2 हो जाएगा। तो सर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो सर 0 होगा, तभी वो +6 होगा। तो सर मैंने ऐसे अनुमान लगाया कि ये एलिमेंट्री स्टेट में। अच्छा अच्छा, वो देखो पूरे मॉलिक्यूल का तो टोटल 0 होएगा ना। पूरे कंबाइंड मॉलिक्यूल का तो हमेशा ही 0 होगा, चाहे कोई भी उठा के देखो। हाँ है सर, ना? यही पूछ रहा है ना? यस। तो पूरे मॉलिक्यूल का नेट तो हमेशा ही 0 होगा। इस बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि ये एलिमेंटल स्टेट में है ना? अगर जैसे आपने वो एक्स वाला तरीका बताया, एक्स वाला तरीका हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो वो जो +6 आ रहा है, ये +6 ऑक्सीजन की -2 और हाइड्रोजन की +1 लेने के बाद वो आ रहा है 6, है ना? और ये नॉन जीरो नंबर है। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ रही है, और इसमें देखो तीनों एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर नॉन जीरो है, मतलब किसी की जीरो नहीं है। इंडिविजुअली अगर देखें हम लोग, तो इसमें कोई भी एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है कि मान लो मैं सल्फर की निकालता और 0 आ जाती, सल्फर की 0 आ जाती सपोज, तो मैं बोल देता कि हाँ ये एलिमेंटल स्टेट में है ना? तो सर अगर इसको ये पानी में डालेंगे तो सर सल्फर आयनाइज होगा? नहीं होगा ना। ये क्यों जो सर? कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना, कोवलेंट बॉन्ड वाटर में आयनाइज नहीं होते हैं। सर ऐसे तो कोवलेंटली HCl बॉन्डेड भी शायद मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हाँ, तो वो देखो HCl वाली जो बात है, जैसे आप कह रहे हो कि HCl आयनाइज होगा, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें कुछ परसेंट आयनिक करेक्टर होता है ना? मतलब कोई भी कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड, ये अभी अभी केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ोगे तो वहां पे और अच्छे से पढ़ेंगे, फजान फजान रूल। रूल वगैरह, है ना? उसमें हम लोग ये बात करेंगे, जैसे HCl जो कंपाउंड है, ये ऐसा नहीं कि 100% कोवलेंट नेचर का है, ये ऐसा नहीं कि ये आयनाइज होगा ही नहीं, इसमें कुछ परसेंट में आयनिक करेक्टर होता है। ठीक है, और अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि HCl को मैं वाटर में डिजोल्व कर रहा हूँ और ये पोलर नेचर का है, अब वहां पे अलग थ्योरी लगने लगती है सर फजान कि रूल। जितने, है ना, अभी मैं उस थ्योरी में सर नहीं जाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। हाँ, वहां पे हम लोग पोलरिटी की बात करते हैं कि अगर कोई पोलर कोवलेंट का मॉलिक्यूल है तो उसके बॉन्ड आयनाइज हो जाते हैं, उनके बॉन्ड वाटर में आयनाइजेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे सल्फर के लिए बात किया जाए कि सल्फर आयनाइज होके ऐसा कोई आयन नहीं देने वाला है 6+, तो इस बेसिस पे ये जो इस पे चार्ज आ रहा है, ये एक तरह का इस पे क्या है, इमेजिनरी चार्ज
ये इस पे कैसा चार्ज है? इमेजिनरी चार्ज है, ठीक है। और इसे ही यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं। सर अगर किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का जो चार्ज है वो अगर 0 आ जाए तो क्या वो कंपाउंड एलिमेंटल स्टेट में होता है? ऐसा कोई एग्जांपल बताओ, ऐसा कोई एग्जांपल आपको मिलेगा ही नहीं जैसा आप बोल रहे हो। सर आपने कुछ बताया था कि एस पे अगर एस पे 0 वैलेंसी होती तो, नहीं एस पे 0 हाँ, चार्ज वो होता मैंने तो। ये बताया था कि अगर सपोज एस की 0 आ जाती है ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं मान लेता कि सल्फर एलिमेंटल स्टेट में है ओके है सर, ना? ओ अच्छा, वही मैं समझ नहीं पाई थी। ओके सर। ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ने आ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन कैसे करते हैं, है ना? ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमें इसके कैलकुलेशन का मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि आगे की जितनी भी बातें हैं वो सब हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आएगा, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। हाँ बताइए। तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर। हाँ, थोड़ा ऊपर आवाज करिए आ सर। रही है मेरी? यस सर। बारिश बहुत हो रही है ना, नेटवर्क कभी भी गड़बड़ कर सकता है यार। अभी तक तो खैर सही चल रहा है। ओके सर। देखो अब इसमें देखो हम लोग मेथड्स पढ़ने आ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के मेथड कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए छोटे छोटे कुछ रूल्स दिए गए हैं, वो रूल हम लोग को पता होने चाहिए। जैसे पहला रूल नंबर 1, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन देयर। ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी बातों बातों में हम लोगों ने सब पढ़ लिया है। पहला रूल पढ़ लिया है, ठीक है। तब भी एक बार जल्दी से देख लो इसको। लिख लो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन देयर फ्री एलिमेंटल स्टेट, फ्री एलिमेंटल स्टेट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या ले लिया करेंगे? 0 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं जिसमें आपको ये क्लियर हो जाए कि किन किन एलिमेंट की 0 लेनी है। देखो कोई भी आपको मेटल दिख जाए, मतलब पीरियोडिक टेबल में खूब सारे मेटल है, पीरियोडिक टेबल मेटलों से भरी पड़ी है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 0 होती है, ठीक है। जितने भी मेटल, चाहे वो एल्कली मेटल हो, एस ब्लॉक एलिमेंट हो, वो पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल है, डी ब्लॉक के तो सारे ही एलिमेंट मेटल है ना। तो मेटल सभी एलिमेंटल स्टेट में ही पाए जाते हैं, है ना। मेटल जैसे अकेला सोडियम लिखा मिल गया आपको, अकेला पोटेशियम लिख के दे दिया जाए आपको, अकेला कैल्शियम लिख के दे दिया जाए, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, सबकी 0, ठीक है। तो एलिमेंट मेटल अकेला जब भी दिख जाए तो 0, ठीक है, मोनोटॉमिक फॉर्म में। अच्छा, मॉलिक्यूल में जैसे ऑक्सीजन की 0 ले लीजिएगा, ओजोन की 0 क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट है इनकी, नाइट्रोजन N2 डाइएटॉमिक फॉर्म में, हेलोजन में कोई भी दिख जाए डाइएटॉमिक फॉर्म में, Cl2, Br2, I2, ये सब एलिमेंटल स्टेट है इनकी, है ना। कुछ पॉलीएटॉमिक में भी होते हैं एलिमेंटल स्टेट, है ना। जैसे पहली रो में मैंने मोनो एटॉमिक वाले एग्जाम्पल लिखे हुए हैं,
ये सब मोनोएटॉमिक में एलिमेंटल स्टेट में। इसमें कुछ डाई एटॉमिक है, ये वाला एक ट्राई एटॉमिक है। अब थर्ड रो में मैं पॉली एटॉमिक भी चलो कुछ लिख देता हूँ, जैसे व्हाइट फास्फोरस लिख दीजिए, है ना। एसिड, एसिड को रोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं। रोम्बिक सल्फर कहीं लिखा हो तो समझ जाइएगा वो एसिड होता है। कार्बन का ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, कार्बन का डायमंड इलेक्ट्रोड, कार्बन का एक बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी होता है। ये सब एलिमेंटल स्टेट में ही होते हैं, ठीक है। और इनमें से कोई भी दिख जाए, आपको क्या करना है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लेनी है, 0। 0, ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा बोलो। सर फ्री एलिमेंटल स्टेट क्या होता है सर, आप जब बताएंगे कनेक्शन। फ्री एलिमेंटल मतलब कि नेचर में उस फॉर्म में वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में पाया जाता है। फ्री मतलब कि वो किसी के साथ उस समय रिएक्ट नहीं कर रहा है ना। आइसोलेटेड एलिमेंटल स्टेट भी लिख सकते हो, फ्री की जगह आइसोलेटेड वर्ड भी यूज कर सकते हो, है ना। सर H2 है, S2, हाँ S2 लिख लो। S2 मैंने लिखा नहीं, S2 भी लिख सकते हो, सही, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सर ओजोन डायटोमिक होगा? नहीं, ओजोन ट्राई एटॉमिक है। ओजोन इस रो में ओजोन ही ट्राई एटॉमिक है, बाकी सभी तो डाई एटॉमिक है सेकेंड रो में। तो ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, ठीक है। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 2, है ना। रूल नंबर 2 एक तरह से आप ऐसे भी समझ लो सकते हो, कुछ बुक में भी ऐसा दिया भी हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो एलिमेंटल स्टेट में 0 मानते हैं, इसको एज ए रेफरेंस के तौर पे लिया आता है। मतलब इनकी 0 मान के इनसे बनने वाले कंपाउंड की हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एलिमेंटल स्टेट वाले जो एलिमेंट है ना, इनको एज ए रेफरेंस के तौर पे इनकी 0 कंसीडर करते हैं ऑक्सीडेशन में, ठीक है। अब इसमें आते हैं इन कंबाइंड। देखो आपसे जो पूछी जाएगी वो कंबाइंड स्टेट में पूछी जाएगी। क्वेश्चन जो पूछे आएंगे ना वो कंबाइंड स्टेट में पूछे आएंगे, है। सर इसी तो स्लाइड पर अगला, कर दीजिए जरा। है ना, तो जो अगला रूल है ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर हो गया। हो गया। अच्छा देखो, अब इसमें सेकेंड रूल हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, इन कंबाइंड स्टेट। देखिए कंबाइंड स्टेट में क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो कंबाइंड स्टेट में लिख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट में जितने भी एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होते हैं, इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम करते जाते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ oxidation number of every element present in molecule या कंपाउंड, कुछ भी लिख लीजिए, एक ही बात है यहाँ। मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी डिफरेंट काइंड के एलिमेंट हैं, उन सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर का अगर हम लोग क्या करें, सम कर दें, एल्जेब्रिक सम कर दें, तो वो सम क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। हाँ, लेकिन 0 के बराबर तभी आएगा, ये भी लिख लीजिए, इफ मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। इफ मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। लेकिन कई बार आपको आयंस दिए जाएंगे, ठीक है।
तो जब आयन दिए जाए ना तो फिर जीरो के इक्वल मत करिएगा, फिर आयन पे जो चार्ज है उसके बराबर करिएगा। और इसी में लिख ली और इक्वल टू देयर चार्ज, ऑल इक्वल टू देयर चार्ज। और चार्ज के इक्वल कब करेंगे हम लोग? फॉर आयंस। अगर आपको आयंस दिए जा रहे हैं तो फिर आप जीरो के बराबर मत करिएगा सम, ठीक है। फिर उस पे जो भी चार्ज है, उस पे जो भी नेट चार्ज है, फिर उसके इक्वल करेंगे, ठीक है। बोलो यस भाई, सर। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब देखो इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे हम लोग। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट में मुझे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मैग्नीज की मुझे निकालनी है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, देखिए हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे। मतलब हम लोगों के चलने का जो तरीका है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे और एक तरफ से एक एक एलिमेंट को पकड़ते जाएंगे और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते जाएंगे। और सर प्लस नहीं, 12 तो पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी की नहीं होती। +7। नहीं सर हाँ, +7 है। 7 आएगा है ना। 12 तो किसी की नहीं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आपको भी पढ़ेंगे, रूल भी होता है 8 से ज्यादा तो पीरियोडिक टेबल में किसी की भी नहीं आती ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 8 होती है। 8 से ज्यादा कभी आने लगे आंसर तो समझ जाना कहीं गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग एक बार समझ लीजिए अच्छे से, है ना। कुछ बच्चों को पता है लेकिन एक बार सभी लोग समझ लीजिए। देखो एक तरफ से मैं चलूंगा लेफ्ट टू राइट, है ना। देखो सबसे लेफ्ट में मुझे पोटेशियम एलिमेंट मिलेगा, तो सबसे पहले मैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम। प्लस फिर मुझे कौन मिलेगा सेकेंड नंबर में? मैग्नीज मिल जाएगा, Mn, उसको लिख दूंगा। फिर मुझे कौन मिल रहा है? फिर मुझे ऑक्सीजन। मिल रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन एक नहीं, मुझे 4 मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी देखिए 4 है ना। तो एटॉमिसिटी को आगे आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों की एटॉमिसिटी तो 1 था, तो 1 लिखने का कोई सेंस नहीं होता है, 1 तो हर जगह ही मल्टीप्लाई होता है। लेकिन 1 से ज्यादा, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर है तो फिर लिखना पड़ेगा। तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। क्योंकि देखो इस पे ये पूरा ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है ना। इस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर कर देंगे। अब इसमें देखो जिसकी आपको निकालनी है उसकी x मान लेते हैं। जैसे Mn की पूछ रहा है वो, है ना, वो पूरे कंपाउंड में किसी एक ही एलिमेंट की पूछेगा तो उसकी आप x मान लेना, ठीक है। Mn की आप x मान लो, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट है उनकी आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी। सर अब जैसे पोटेशियम है तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एल्कली मेटल की +1 होती है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो पोटेशियम की रख देंगे +1। और ऑक्सीजन की मैक्सिमम केस में -2 होती है, ऑक्साइड के केस में तो -2 रख देंगे। बस यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। 1 + x - 8। साइड में -1 रहती है। हाँ अगर परऑक्साइड है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 भी होती है, लेकिन उसके बहुत रेयर एग्जाम्पल होते हैं, वो हम लोग अलग से लिख लेंगे परऑक्साइड कौन से होते हैं, ठीक है। हाँ बताओ बताओ। सर रूल 2 सर फिर से बता दीजिए, आपके समय नेटवर्क चला गया। रूल 2 नहीं समझा है? नहीं सर मैंने इसको तो लिखा ही नहीं, नेटवर्क से चला गया था मेरा। अच्छा नोट करना है, ओके। नोट जरूर कर लिए। रूल 2 बहुत काम का है, नोट इसको जरूर करना है सबको। हाँ कुछ कह रहे थे बच्चा? सर एक बार समझा दीजिए सर, मैंने नहीं देखा था उस समय। अच्छा समझा, ओके। अच्छा मेरी भी आवाज बहुत धीमे धीमे आ रही क्या?
जैसे आपकी बहुत धीमे धीमे आ नो रही है। सर। नो सर। यस ठीक सर, आ रही मुझको है। आ रही है थोड़ी फर्स्ट फर्स्ट पे। सर मुझको थोड़ी फर्स्ट फर्स्ट पे आ रही है। तो सही आ रही है। सर चलो सही आ रही है। यस सर। वॉल्यूम तो फुल कर दिया है अपनी तरफ से। ठीक है, देखो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ पूरा। रूल नंबर 2 कह रहा है इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में जब भी कोई एलिमेंट हो बेटा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। सीधे सीधे बोल रहा है वो कि अगर कंबाइंड स्टेट में है कोई एलिमेंट, तो उसमें जितने भी एलिमेंट है उसके मॉलिक्यूल में, जितने भी डिफरेंट काइंड के एलिमेंट है, सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम करते चले जाएंगे। एल्जेब्रिक सम का मतलब अगर किसी की पॉजिटिव में है तो विद पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। जैसे पोटेशियम की +1 थी तो मैंने +1 लिया, और किसी के अगर निगेटिव, जैसे ऑक्सीजन की देखो -2 थी, तो विद साइन लेना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर विद साइन लेना पड़ता है हम लोग को, है ना। तो जिसकी जो भी है विद साइन लेते जाएंगे, सम करते चले जाएंगे, और अगर वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो जो भी नेट सम आ रहा होगा वो 0 के बराबर कर देंगे, है ना। लेकिन अगर मान लो आयन होता तो आयन पे जो भी चार्ज होता उसके बराबर कर देते हैं, सर है ना। हाँ सर बताओ एक बेटा। चीज पूछनी थी सर, जैसे इसमें हाँ हमें मैंगनीज का निकालना है, तो फिर एलिमेंट मैंगनीज एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सर। तो मतलब किसी भी केस में अगर एक एलिमेंट का निकालना होगा तो मॉलिक्यूल के बाकी एलिमेंट्स को हमें पहले से पता रहना चाहिए या फिर दिया रहेगा क्वेश्चन में? नहीं, ये हम लोग को पता रहना चाहिए। अभी आगे वाले रूल जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो यही पढ़ेंगे कि किसकी कितनी हमें सब्स्टिट्यूट करनी होती अच्छा सर। है ना। अभी जैसे हम लोग आगे वाले रूल में यही पढ़ने वाले हैं कि जैसे मैंने तो यहाँ पे +1 रख दी पोटेशियम की या ऑक्सीजन की -2, लेकिन आप लोगों को तो नहीं पता थी ये बात, तो वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, आयन का भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एक मैं आयन भी लेके चल रहा हूँ, H2O3 इसको थायोसल्फेट आयन बोलते हैं। और अगर इसमें आपसे पूछा जाए कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है, तो तरीका वही है, देखो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट कौन सा है, सल्फर, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर देखो, सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है 2, तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। और इसी की निकालनी है हम लोग को, तो x मान लेंगे, सल्फर की x कंसीडर कर लेंगे। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 3 है, तो 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर से -2। और बेटा क्लास चल रही यहाँ पे, क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन देखो, है ना, समझ में आ गया, ऑक्सीजन की -2 ले लेंगे, और इस पे नेट चार्ज कितना है, -2 है, तो इक्वल कर देंगे किसके, -2, ठीक है। अब यहाँ से जो भी आंसर आएगा वही, बताओ कितना आंसर आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा, -2। हाँ, तो सल्फर की +2 आ रही है फिर, ठीक है। तो ये तरीका है। यहाँ पे देखो आयन दिया हुआ था, तो आयन पे जो नेट चार्ज था मैंने उसके बराबर कर दिया। यहाँ से जाओ तुम लोग, पढ़ाने दो। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने सर दूसरे अकाउंट से सर वो रिक्वेस्ट करा है इन करने के लिए, सर इन कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। अच्छा एक से देखना, कर दिया बेटा, ठीक है। तो ये तरीका। अब इसमें देखो आगे वाले रूल्स क्या कहते हैं, इन पे आते हैं कि देखो हमें किसकी कितनी सब्स्टिट्यूट करनी होती है, ठीक है। ये हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट में करना। हाँ बताओ सर एक सेकंड सर, रूल 2 दिखा, इस स्क्रीनशॉट लेना, क्या नोट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा,
हो गया सर, थैंक यू सर। हो गया सर। हाँ हो गया। यस। हाँ अब इसमें रूल नंबर 3 पे आते हैं। इसमें देखिए हम लोग एल्किली मेटल्स की बात करेंगे। रूल नंबर 3 में लिख लीजिए, इसको मना करो, क्या करके आ रहा है ये, दरवाजा बंद करो। ये वाला भी बंद करो, उसको बोलो कि उस कमरे में जाए। बंद कर दो, अंदर से बंद कर दो, बाहर ही रह दो। ये वाला भी बंद कर दो। ऑक्सीडेशन देखो बेटा, एल्कली मेटल जितने भी होते हैं, एल्कली मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर लेनी होती है हम लोग को, वो +1 लेनी होती है। एल्कली मेटल की फिक्स होती है पीरियोडिक टेबल में। एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है। और एल्कली मेटल होते क्या है, तो ये पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला फर्स्ट ग्रुप होता है, उसके एलिमेंट्स को ही हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं। फर्स्ट ए भी इनको बोल दिया जाता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं होता है, तो उसको मैंने नहीं लिखा हुआ है। हाइड्रोजन की फिक्स नहीं होती है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो लिथियम से लेकर ये सीजियम तक के जितने भी एलिमेंट हैं, इनकी ये सभी एल्कली मेटल्स होते हैं, और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें +1 लेनी होती है ना। इनकी सबकी फिक्स होती है, ठीक है। लिथियम का कंपाउंड कोई भी दिख जाए, पोटेशियम का, सोडियम का, हम लोग अपनी तरफ से इनकी +1 ऑक्सीडेशन नंबर लेके चलेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, वो कंपाउंड बनाता नहीं है ना। चलो मैंने लिख दिया। उसके कंपाउंड हम लोग को दिए नहीं जाएंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड्स हम लोग के सिलेबस से बाहर की बातें हैं वो सब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनको याद भी कर सकते हो ऐसे, हलीना की रब से फरियाद, यस है ना। सर। वैसे हाइड्रोजन मैंने नहीं लिखा कि हाइड्रोजन की फिक्स नहीं होती है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन भी बैठा हुआ है। तो हलीना, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। मेरे ख्याल से याद होगा भी आप लोगों को, ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें एक्सेप्शन कोई नहीं, एल्कली मेटल में नहीं है। आगे कुछ ना कुछ मिलेंगे आपको एक्सेप्शन। एल्कली मेटल में तो फिक्स है, मतलब ये ऑलवेज है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 4 में लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल इज इक्वल टू +2। आज तो आप लोगों की छुट्टी हो गई होगी स्कूल्स में? नहीं सर, ऑनलाइन। हाँ सर, 3 दिन की छुट्टी हो गई है। हमारा तो ऑनलाइन कर दिया हम लोगों ने। ऑनलाइन कर सर दिया मेरे यहाँ भी है। ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन एक अच्छा ऑप्शन मिल गया ना। सर गलत ऑनलाइन कर दिया स्कूल वालों ने। अरे 3 दिन किसकी कर दी है भाई? ये कौन सा स्कूल है भाई इतना दयावान सर? हम ही लोग का है। कौन सा, क्या नाम है स्कूल का? RLB RLB RLB। 3 दिन की छुट्टी बोल दी? अच्छा यस सर। RLB सुनने में आता है कि वो लोग तो कभी छुट्टी उट्टी करते ही नहीं है RLB। सर समर वेकेशन तक नहीं देते।
हाँ, इतनी कृपा कैसे कर दी भाई। चलो अच्छा कर दी तो अच्छी बात है। देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, है ना, और उनकी भी फिक्स होती है। एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। इनको ऐसे याद कर लेना, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बाप रे। सर आवाज फंस रही है। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। देखो नेटवर्क आपकी तरफ से भी थोड़ा आवाज कट कट के आ रही है। एक बार नेटवर्क चेंज करके देखो तो सही आ जाएगा। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ना, इनकी भी फिक्स होती है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 देनी होती है, ठीक है। तो इन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये कहीं दिख जाए तो इनकी हम लोग +7 लेते हैं क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद लिख लो रूल नंबर 5, ठीक है। इन दोनों रूल में तो ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी के बराबर आया था। हाँ हाँ, क्योंकि इनके लिए ये भी बोलते हैं कि इनके जो मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। और अभी हम लोग शुरुआत में पढ़ा था नहीं कि आयनिक कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो उनके एक्चुअल चार्ज के के, बराबर होती है। हाँ, उनके एक्चुअल चार्ज या फिर उनकी वैलेंसी के बराबर होते हैं। क्योंकि जो एक्चुअल चार्ज होता है उसमें बस प्लस माइनस हटा दो तो वही उनकी वैलेंसी होती है ना। चार्ज का मैग्नीट्यूड ही वैलेंसी हो जाती है। तो एल्किली अल्कलाइन अर्थ मेटल में तो कह सकते हैं कि एल्किली अल्कलाइन मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर उनके स्टेबल वैलेंसी के ही बराबर होती है। अब हाँ क्या करूं, सब बैलेंसी नेगेटिव होती है। एल्किली मेटल की बैलेंस नहीं सर, वैलेंसी नेगेटिव कहाँ होती है? नेगेटिव होती है। कभी नहीं होती वैलेंसी नेगेटिव, तभी तो मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि निगेटिव होगी ना तो निगेटिव साइन हटा के बोलना पड़ेगा। वैलेंसी होल नंबर में होगी, पॉजिटिव होगी। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 में हम लोग हैलोजन्स की बात करेंगे। अच्छा, किसी को पता हो तो बताओ हैलोजन की क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर? -1। क्या हैलोजन की क्या फिक्स होती है कि वेरिएबल होती है? वेरिएबल होती है। वेरिएबल तो फिक्स होती है। फिक्स होती है। यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो हैलोजन एक्चुअली जो बैठे वो पी ब्लॉक में बैठे हैं। पीरियोडिक टेबल वैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक चैप्टर वही मिलेगा अभी आपको। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ ये पी ब्लॉक होता है पूरा, ये डी ब्लॉक होता है और ये एस ब्लॉक होता है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट और डी ब्लॉक के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है, इनकी फिक्स नहीं होती। पहले एक बात तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। हाँ, एस ब्लॉक वालों की फिक्स होती है। और एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप आते हैं, एल्कली मेटल, एक ग्रुप होता है एल्कली मेटल, एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। पहला वाला एल्कली मेटल होता है, दूसरा वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। तो इनकी तो फिक्स थी। पी ब्लॉक वालों की वेरिएबल होती है, पी ब्लॉक वालों की वेरिएबल होती है। लेकिन पी ब्लॉक में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी फिक्स है, ठीक है। और वो है, हाँ, फ्लोरीन है। वो हैलोजन का ही पहला मेंबर है। हैलोजन फैमिली में सबसे ऊपर फ्लोरीन ही बैठा हुआ है। तो हैलोजन में फ्लोरीन की तो फिक्स होती है। फ्लोरीन की लिए बोल सकते हैं कि ऑलवेज -1 ही शो करेगा। लेकिन बाकी हैलोजन जो रिमेनिंग हैलोजन उनकी वेरिएबल होती है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इज जनरली कंसीडर्ड एज, लेकिन इनकी सबसे जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इज जनरली कंसीडर्ड एज
-1। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे कि हैलोजन की जब भी हम लोग अपनी तरफ से लेंगे तो -1 ले लेते हैं, क्योंकि ये इनकी क्या होती है, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ठीक है, सर एक्सेप्शन but they also shows variable oxidation number। ठीक है, ये भी लिख लीजिए कि इनकी वैसे वेरिएबल होती है, बट दे shows वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, लेकिन ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्सेप्ट फ्लोरीन। हैलोजनों में सबकी वेरिएबल नहीं होती है, फ्लोरीन की फिक्स होती है। फ्लोरीन मतलब केवल -1 में ही बनाता है कंपाउंड, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, तो इसके कंपाउंड जो बनते हैं वो -1 में ही बनते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन की वेरिएबल नहीं होती है ना। अब हैलोजन पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप को बिलोंग करते हैं। हैलोजन पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और टोटल 4 हैलोजन होते हैं। 4 क्या, एक और होता है एस्टाटीन, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है तो उसको नहीं लिख रहा हूं मैं। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है -1। फ्लोरीन की कंबाइंड स्टेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो फिक्स होती है ना। और बाकी जो हैलोजन्स हैं इनकी वेरिएबल होती है। इनकी क्या होती है, वेरिएबल होती है। अब देखो, जब वेरिएबल होगी तो इनकी एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगी और एक मिनिमम होगी, है ना। वेरिएबल है तो उनकी एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन होगी और एक क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। पी ब्लॉक में किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम या मिनिमम निकालनी है तो उसका तरीका होता है ग्रुप नंबर। हाँ, ग्रुप, एक फॉर्मूला आपको सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ। आपको बस उसका ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, वो एलिमेंट किस ग्रुप में बैठा है। ग्रुप नंबर -8 कर दीजिए तो उससे आपको क्या आ जाएगी, अरे सॉरी, ग्रुप नंबर -10 कर दीजिए तो ये उसकी आ जाएगी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे हैलोजन के लिए आप करके देखेंगे तो हैलोजन का ग्रुप नंबर होता है 17, है ना। और 17 -10 करेंगे तो क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, है ना। आवाज मेरी नहीं आ रही क्या? सर आवाज मेरी आ रही है सर। आ रही है। तो फिर हमें लग रहा है कि जिसको नहीं आ रही, एक बार नेटवर्क आप चेंज करो बेटा अपना, मतलब कि दूसरे मोबाइल से करके देखो, है ना। या एयरटेल का है तो जियो का कनेक्ट करो जरा। ठीक है, कोई नेटवर्क गड़बड़ कर रहा होगा। ठीक है, तो हैलोजन की मैक्सिमम होती है +7 और मिनिमम होती है -1। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन तीनों के लिए बोल सकते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर इस रेंज में मिलती है। मतलब इनके आप कंपाउंड आप देखोगे ना तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 से लेकर +7 की रेंज में आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 to +7, ये रेंज होती है। लेकिन फ्लोरीन अगर है तो फ्लोरीन में समस्या नहीं है। फ्लोरीन में तो सीधे -1 ही होती है, उनकी तो फिक्स होती है। तो फिर GR आपके मन नंबर में क्या है? GR नंबर ग्रुप नंबर अच्छा अच्छा। ग्रुप को शॉर्ट में GR लिखते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में। तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर कि इनकी कभी हमसे पूछी जाएगी, इनकी रखनी होगी तो हम लोग क्या रखेंगे, है ना। जैसे क्लोरीन की रखनी है किसी कंपाउंड में तो क्या रखेंगे। तो जिनकी बेटा वेरिएबल होती है ज्यादातर आपको उनकी पूछी जाएगी, सब्स्टिट्यूट नहीं कराई जाएगी। ठीक है, बोलो बात समझ आई कि जिनकी वेरिएबल होती है, हाँ जिनकी वेरिएबल होगी
उनकी क्वेश्चन में आपसे पूछी जा रही होगी, ठीक है। सर रखी सब्स्टिट्यूट वही कराई जाएगी जिसकी फिक्स होती है ना। तो इसमें आपको जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। सर आयनिक जैसे कंपाउंड वेरिएबल रहेगी क्या इनकी वैल्यू? SClO4 आयनिक कंपाउंड में तो Cl-1 में ही बनाएगा, तब तो फिक्स हो जाएगी, है ना। अगर आयनिक कंपाउंड है क्लोरीन का तो Cl-1 में ही जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये है SClO4 पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं, इसमें क्लोरीन की आपसे पूछी जाएगी क्योंकि क्लोरीन की वेरिएबल है ना। तो क्लोरीन की आपसे निकालने को नहीं बोलेगा, क्लोरीन की आपसे कैलकुलेट करने को बोलेगा। तो बाकियों की हम लोग रख देंगे, हाइड्रोजन की +1 रख देंगे, क्लोरीन की X और ऑक्सीजन की -2 बराबर 0। तो यहाँ से क्लोरीन की आ जाएगी +7। सर हाँ बोलो। तो जो सर आपने मैक्सिमम नंबर का फॉर्मूला बताया है क्या सिर्फ हेलोजन ग्रुप के लिए? नहीं, ये पूरे P ब्लॉक के लिए, पूरा P ये ब्लॉक जो से? फॉर्मूला है, हाँ ये पूरे P ब्लॉक में किसी भी ग्रुप के लिए लगा सकते हो। जैसे 17 ग्रुप के लिए अभी मैंने लगाया है, ऐसे ही आप 16 ग्रुप के लिए रूल भी नंबर लगा 5 सकते एक हो। बार और बता देते हैं। यस सर सर, मेरा एक कनेक्शन लॉस हो गया था, रूल नंबर 5 एक बार और बता दिए। हाँ अच्छा बिल्कुल। रूल नंबर 5 में देखो मेन बात बस ये हमें पता होनी चाहिए कि हेलोजन की वैसे इन जनरल हम लोग जो ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं वो -1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि हेलोजन की -1 ही होती है, ठीक है। लेकिन ये भी हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि हेलोजन की फिक्स नहीं होती है, हेलोजन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना। हेलोजन में एक हेलोजन ऐसा है जिसकी फिक्स होती है, फ्लोरीन। तो उसके लिए तो कहने में कोई दिक्कत नहीं कि फ्लोरीन ऑलवेज -1 शो करेगा, फ्लोरीन के लिए तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होती है। ये कहना गलत हो जाएगा अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज ऑलवेज -1। कई बार आपको ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें आपको बताना होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो कभी ऐसा लिखा हो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की -1 ऑलवेज है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हेलोजन्स की वेरिएबल होती है P ब्लॉक में और वो इस रेंज में लाई करती है, ठीक है। इसकी एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगी, वेरिएबल है तो एक रेंज में मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक मिनिमम वैल्यू होगी, है ना। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का तरीका होता है ग्रुप नंबर में 10 माइनस कर देते हैं तो उससे मैक्सिमम आ जाती है। और अगर ग्रुप नंबर में 18 माइनस कर देंगे हम लोग तो मिनिमम आ जाएगी उसी एलिमेंट की। तो इस फॉर्मूले से हेलोजन की मैक्सिमम +7 आएगी और मिनिमम -1 आ जाएगी, है ना। बोलो भाई। तो आपने HCl का एग्जांपल क्या लिया? वेरिएबल भी तो हो सकता है, वेरिएबल बैलेंस ही शो कर सकता है। ठीक है, आगे समझ में आ गया। सर HCl का एग्जांपल क्या लिया था? एग्जाम्पल तो ये लिया ना मैंने, SClO4। यस सर, HClO4 का सर क्या एग्जांपल लिया आपने? हाँ, इसमें क्लोरीन की कैलकुलेट करनी थी हम लोगों को, तो हम लोगों ने हाइड्रोजन की ले लिया +1, ऑक्सीजन की सब्स्टिट्यूट कर दी -2, इससे क्लोरीन का आ गया +7, है ना। सर लेकिन Cl का कैसे पता चला सर? अच्छा Cl का हम लोगों ने ढूंढा है ओके। Cl का तो कैलकुलेट करना, वही तो हम बोल रहे थे कि जिनकी वेरिएबल होगी ना उनकी पूछी नहीं, उनकी आपको पूछी जाएगी क्वेश्चन में, उन्हीं की कैलकुलेट करने को बोलेगा। जिनकी फिक्स होगी उनकी सब्स्टिट्यूट करने को बोलेगा, मतलब उनकी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे अच्छा चलो 2-4 एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। अभी 2-3 रूल और हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा जितना पढ़ा है आज हम लोगों ने उसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए,
है ना, जितना पढ़ा है कम से कम वो तो क्लियर ही हो जाए। लिख लो कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। इन फॉलोइंग। ठीक है, इनमें हम लोग को अंडरलाइंड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जैसे पहला लिख लीजिए आप, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7। इसमें फास्फोरस के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, फास्फोरस की कैलकुलेट करनी है। ठीक है, थोड़ी मैं जगह भी छोड़ देता हूँ कैलकुलेशन के लिए, है ना, 2-3 लाइनें आप लोग भी चाहे तो छोड़ दिए। सेकंड में लिख लीजिए डाइक्रोमेट आयन लिख दिए Cr2O7 2-, इसमें क्रोमियम की कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसके बाद आप लिख दीजिए फॉस्फेट आयन, इसमें फास्फोरस की कैलकुलेट करनी है। इसके बाद लिख लीजिए Na2S4O6 में सल्फर की कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट सर क्लास कितने बजे से? Cr2O7 पे चार्ज क्या है? Cr2O7 2- है बेटा, यस सर, यस है ना, 2-। सर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी वैलेंसी वेरिएबल होती है। हाँ, डी ब्लॉक की भी वैलेंसी नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ ये सर ऑक्सीडेशन है ना, डी ब्लॉक की तो बोलते हैं वैलेंसी भी वेरिएबल होती है और ऑक्सीडेशन नंबर भी वेरिएबल होती है। थोड़ा ऊपर कर दे। उनकी दोनों ही वैल्यू वेरिएबल होती है ना। बस एक और लिख लो, चलो जीनॉन O2। ठीक है, तो इनमें जितने भी होता है अंडरलाइंड एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट करनी है। तो जैसे सबसे पहले ये वाली Mg2P2O7। ठीक है, मेरे साथ साथ भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं टाइम बहुत ज्यादा नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को, है ना, क्लास भी है तुम लोग की। तो मैग्नीशियम देखो, लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैग्नीशियम मिलेगा, मैग्नीशियम की कितनी रख दे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर? है ना, है ना, बिल्कुल सही। फास्फोरस की निकालने को बोल रहा है, फास्फोरस पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो उसकी वेरिएबल है, उसकी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो 2 × X, ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में ही है -2। ठीक है, तो यहाँ से आप जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको आंसर को क्रॉस चेक करने में बड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे मैंने फास्फोरस की निकाली +5, है ना, फिर मैं क्या करूंगा रफ में, फास्फोरस का ग्रुप नंबर पता है आप लोगों को? फास्फोरस 15th ग्रुप पे बिलोंग करता है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये पांचों एलिमेंट 5th ग्रुप पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, और 15 ग्रुप के एलिमेंट की बताओ रेंज क्या होगी ऑक्सीडेशन नंबर की, मैक्सिमम कितनी होगी? -1 to 7 -3 to 5 -1 to 7 फिर -1 to 5 So -1 to 5 -3 to 5 जैसे -3 to 5 हाँ, -3 to 5। ठीक है, तो बस ये रेंज का बस हमें आइडिया होना चाहिए कि यार फास्फोरस 15 ग्रुप में बैठा हुआ है, उसकी मैक्सिमम जाएगी तो 15 - 10 मतलब 5 जाएगी, मिनिमम -3। तो हमारा आंसर इसी के इन बिटवीन लाई करना चाहिए। तो फास्फोरस की 5 आ रही है, मतलब कि इन बिटवीन का मतलब ये कि 5 के और -3 के बराबर भी होगा तो भी कोई समस्या नहीं है ना, लेकिन इससे इस रेंज के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फास्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ है ना, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये आंसर सही है ना। अगर सपोज यही x की वैल्यू मेरी 6 आ जाती, सपोज मान लो कि 6 आने लगती, तो वो आंसर में देख के ही बोल देता कि गलत है, क्योंकि फास्फोरस की कभी भी 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, सर हाँ बताओ।
सर ऑक्सीजन के सर आपने -2 कैसे रखा? ऑक्सीजन की देखो मैक्स 99.9% जो कंपाउंड होते हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग पहले -2 ही रख के करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। और अगर मान लो ऑक्सीजन या ऑक्साइड ना होता तो हमारा ये जो ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज है ना, वैल्यू है ना, वो इस रेंज से बियॉन्ड लाई करने लगती है ना। जैसे आपके मन में हो सकता है ये बात आ रही है कि सर ये कहीं पेरोक्साइड तो नहीं है है ना, ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड तो नहीं है। तो अगर ये सही में पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड कुछ भी होता, अगर ये ऑक्साइड ना होता तो आपका जो आंसर आता ना वो इस रेंज में आता ही ना, वो रेंज से बियॉन्ड लाई करने लगता है। मतलब आपका आंसर ही इस बात का एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि आप ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में नहीं है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है। लेकिन जब हमारा आंसर रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि मैंने सही रखी है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्साइड में ही है, ठीक है। ये इसमें तरीका है बस। कि सर हम लोग मोस्टली ऑक्सीजन के हम लोग -2 ही रखेंगे। हाँ -2 ही रखेंगे, कुछ मैक्सिमम उसके ऑक्साइड ही मिलते ही हैं हम लोग को, ठीक है। जैसे सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्रोमियम की निकालनी है तो क्रोमियम की x मान ली, ऑक्सीजन की -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रोमियम की 6 आ जाएगी, ठीक है। क्रोमियम की ये आ गई 6, है ना। सर आपने इज इक्वल्स टू -2 ये -2 कहाँ है? ये आयन है ना, -2 कहाँ से? इस पे चार्ज ओके नहीं है ओके -2। यस सर समझ गया। ये चार्ज मत भूलना भैया, -2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आयन है तो चार्ज के बराबर करनी पड़ेगी। अब जैसे ये वाला फॉस्फेट में, चलो आप लोग ही बताओ मुझे, फास्फोरस की कितनी आएगी ऑक्सीडेशन नंबर? 5 हाँ 5 हो जाएगी, बिल्कुल सही। एक्स, ठीक है, इसमें भी -3 के इक्वल करना पड़ेगा और फास्फोरस की 5 आ रही। और ये आंसर सही भी है क्योंकि फास्फोरस की 5 से ज्यादा नहीं आ सकती, 5 तो आ सकती है ना। तो ठीक है, मतलब हमारा आंसर उसकी एलिमेंट की अगर वेरिएबल है तो उसकी रेंज में ही आना चाहिए। अब जैसे ये वाला, ये वाला भी आप ही लोग बताओ मुझे, सल्फर की निकालनी इसमें। सर 5/2 सर 3/2 +2.5 हाँ ये इसमें सर यस सर +2.5 हाँ इसमें फ्रैक्शनल आ जाएगी, सही करो, इसमें 5/2 आ जाएगी। यस सर 2.5 5/2 बोलो या 2.5 भी लिख सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं। लेकिन वही बात है। अब देखो, अब आपको अगर डाउट हो कि सर ये मेरा आंसर सही है गलत है, तो आप थोड़ा सा बस वो फॉर्मूला लगा के देख लेना कि सल्फर का ग्रुप नंबर क्या है पीरियोडिक टेबल में। अभी आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर पूरा याद करा दूंगा, किसका कौन सा होता है। सल्फर 16 ग्रुप में बिलोंग करता है ना। तो अगर इसका ग्रुप नंबर 16 है तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +6 सल्फर की, +6 और मिनिमम हो जाएगी -2। 2 और ये जो 2.5 आ रही है तो वो उसी के रेंज में आ रही है, इसलिए हमारा आंसर ये सही है, मतलब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है ना। मतलब ये क्रॉस चेक इससे कर सकते हैं। और कभी सल्फर की 6 से ज्यादा आने लगे तो समझ जाना कि फिर उसमें लफड़ा है। लफड़ा मतलब या तो उसमें कोई पेरोक्साइड लिंकेज बनने लगते हैं, है ना। तो वो अभी अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज तो इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास, पहले इतना कर लेते हैं। ये वाला भी कर डालो भाई, जिसमें जीनोन की निकालनी है आपको। +5 सर +5 +6 सर +5 सर +5 सर प्लस नो सर +6 सर +6 आएगी। हाँ यस सर +6 आएगी। यस सर +6 आनी चाहिए, +5 देखो जल्दीबाजी में कर रहे हो है ना।
जीनॉन की +6 आई। जीनॉन की मैक्सिमम 8 हो सकती है, क्योंकि जीनॉन का ग्रुप नंबर वैसे तो पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 दिया गया है, 18 ग्रुप। 18 - 8 करोगे तो 8, तो जीनॉन की मैक्सिमम 8 हो सकती है ना। 8 से ज्यादा तो कभी नहीं, किसी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी की नहीं होती है। ठीक है, तो 6 आंसर सही है। हाँ, क्या करूँ बेटा? तो xenon इनर्ट गैस है क्या? हाँ, जीनॉन इनर्ट गैस में आती है। तो कंपाउंड कैसे बन? जीनॉन बना लेता है। जीनॉन ही एक ऐसा इनर्ट गैस है, यही जिसके ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बन जाते हैं, है ना। वो फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहां सब आएंगे, रीजन्स भी आएंगे क्यों होते हैं। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, उसके पीछे 2 रीजन होते हैं। आप पूछा तो बता ही देता हूँ। एक तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना जीनॉन की, वो ऑक्सीजन के बराबर होती है ना। और काफी रिएक्टिव होता है जीनॉन। बैठा जरूर नोबेल गैस में, यही एक ऐसा नोबेल गैस एलिमेंट है जो बहुत रिएक्टिव है। मतलब इसकी रिएक्टिविटी सिमिलर टू ऑक्सीजन बोली जाती है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से मैच करती है, ओके, सिमिलर होती है ना। और दूसरा क्या, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं। तो वो वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगते हैं, है ना। वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जीनॉन बना लेता है, नोबेल गैस में जीनॉन ही बनाता है कंपाउंड। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। इसमें आप लोग सीट में करना चाहे ना तो आ, अभी, लेकिन सारे रूल पढ़ लोगे तभी क्वेश्चन। सीट में कुछ क्वेश्चन बड़े छटे हुए रखे हुए ना, तो अभी चाहे तो स्कूल बुक से कर लेना। स्कूल बुक वाले निपटाना चाहो तो निपटा देना वो। इस क्लास में फिर आपको दूंगा सीट से सर आप होगा। अलग से ऐड कर दीजिएगा क्वेश्चन या फिर? हाँ, ये अभी जितना पढ़ा है वो कुछ क्वेश्चन मैं ऐड करके भेज दूंगा। चलो ओके सर। ठीक है, क्योंकि अभी सारे रूल पढ़े नहीं ना, वो सीट में तो सब पूरा पढ़ने के बाद ही हो पाती है सीट। है ना। तो अभी एक क्लास और पढ़ोगे तब कंप्लीट हो जाएगा। चलो अच्छा, ठीक है, फिर मैं सर वाइंड अप कर रहा हूँ। सर हाँ, सर मोल कॉन्सेप्ट वाले का सर लेक्चर 3, 4 और 5 की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा सर, मेरा मिस हो गया था। लीव कर सकते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, आप बिलीव कर सकते हैं आप। थैंक यू हाँ बेटा, कुछ कह रहे थे, मैं सर। पूरा बात सुन नहीं पाया। सर लेक्चर 3, 4 और 5 की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा सर, मोल कंसेप्ट की। सर मेरा मिस हो गया था। लेक्चर 3, 4, 5। अच्छा, एक लेक्चर किसी बच्चे ने रिकॉर्ड किया था आपकी क्लास में, मुझे उसका नाम नहीं याद है किसने किया था। लेक्चर 3 किया था। अगर किसी ने किया हो तो सेंड कर देना मुझे, तो मैं भेज दूंगा बच्चों को। किसने किया था, याद है किसी को? सर आयुष्मान ने किया था। आयुष्मान ने किया था, अच्छा। चलो मैं ग्रुप में बोल दूंगा। आयुष्मान ग्रुप में है कि नहीं ये भी पता नहीं मुझे। उसने रिकॉर्ड तो कर दिया लेकिन मुझे दिया नहीं। अब बच्चे मुझसे मांग रहे हैं, अब मैं कहाँ से दूं उनको? तो बाकी 4, 5 तो मेरे ख्याल से उसमें मैंने किया है अपलोड, जरा देखना आप लोग उसमें 4, 5। सर मिला नहीं सर, टेलीग्राम में दिखा नहीं सर। हो सर मैंने लेट ज्वाइन किया तो सर इसलिए तो नहीं होगा। लेट पहले ज्वाइन मिला नहीं। लेकिन उसमें पहले वाले सारे मैंने ओपन कर दिया है। मान लो कोई लेट भी करेगा ना ज्वाइन, तो उसमें मैंने जो भी पहले भी भेजा है ना वो सब आपको दिखेगा उसमें। एक बार आप सर देखना वो उसमें रिकॉर्डिंग में। एक सर सेकंड एक चेक की कर ले। रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है सर, वो देखी हुई है सर। एक एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। एक ही पढ़ी, अच्छा अच्छा। आप यस। लोगों के क्लास में, अरे मैंने भेजा हुआ है, ये 12 सितंबर को भेजा है। मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 1, 2, 3 मिसिंग है। 3 उसने किया है अपलोड, मतलब रिकॉर्ड। 4, 5 भी पड़ा हुआ है। देखो तुम्हारे में देखो, वो स्क्रॉल करो ऊपर दिखेंगी। ओके सर। नहीं दिखे तो मैं फिर से भेज दूंगा।
ठीक है, बता देना सर मुझे। अभी तो सिर्फ लेक्चर 6 दिखा रहा है सर, सितंबर 14 का। अच्छा अच्छा, फिर मैं रिसेंड कर दूंगा, एक बार रिसेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर सर। आज थैंक यू यूपीएससी सर। की 9 भी नहीं है सर उसकी रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा, तो वो भी कर दूंगा फिर, ठीक ओके है, सर, तो वो थैंक यू भी कर। सर। थैंक यू सर। हाँ, okay।